चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टी वाई बैफ सेम 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 का पहला टॉपिक विच इज फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। देखो हम लोगों ने वेरियस कंपनीज के फाइनल अकाउंट देखे जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ये सब बनता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि बैंक अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है। अब यहाँ पे ना बैंक का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो बैंक की मेजर इनकम कहाँ से होती है? इंटरेस्ट से, या बिल डिस्काउंट करा दिया तो वहाँ से जो चार्जेस लेंगे डिस्काउंट चार्जेस, ये इनकम होती है। बैंक जो रिकॉर्डिंग करती है अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो एक्रूवल बेसिस पे करते हैं, कैश बेसिस पे नहीं करते। अब क्या होता है एक्रूवल बेसिस, क्या होता है कैश बेसिस, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। देखो अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी में एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? रिकॉग्नाइज इनकम व्हेन इट इज अर्न रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। मान लो आज मैंने एक बिल डिस्काउंट किया, तो मैंने बिल डिस्काउंट किया, मान लो एग्जांपल के तौर पे कि 1000 रुपये का बिल था, मैंने 500 रुपया नहीं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 10,000 रुपये का बिल है, मैंने 500 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट किया, सामने वाले को 9,500 पे किया। हमारी इनकम कितनी हुई बैंक की? आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचोगे, आपकी इनकम कितनी हुई? 500। ये बिल था 3 मंथ्स का, बराबर। तो आपको मान लो एक एग्जांपल के तौर पे फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने का था, बट मार्च के बाद तो ईयर एंडिंग आ जाएगा, आपको पैसा कब मिलेगा? अप्रैल। बट आपको ये इनकम जनरेट कब हुई? फरवरी में, जिस दिन आपने डिस्काउंट किया। तो ये हो गया फरवरी में हम अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर देंगे, दैट इज एक्रूवल बेसिस, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैश मिला या ना मिला। तो बैंकिंग कंपनी रिकॉर्ड करेगी इनकम व्हेन इट इज अर्न। आपको फरवरी में पैसा मिला, आप फरवरी में इनकम रिकॉर्ड कर दोगे रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव। कैश आपको अप्रैल में मिलेगा, ठीक है, बट अच्छा उसमें भी ईयर एंड के बाद 1 महीने का जो है वो अगले साल में चले जाएगा, वो भी बताऊंगा आगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, एक्रूवल बेसिस का मतलब है कि जिस वक्त पे आपकी इनकम जनरेट हुई, पैसा भले थोड़े टाइम के बाद मिल रहा है। देखो अब बोलोगे सर ये पैसा कौन सा मिलने वाला है? देखो 10,000 के बदले में मैंने दिया कितना? 9,500। अब ये बिल की मेच्योरिटी जब होगी तब मुझे ड्रॉवी पैसा देगा बैंक को, तो मुझे तो पैसा 3 महीने के बाद मिलने वाला है। बट वो इनकम तो मैं जनरेट, ये जो 500 रुपये का डिफरेंस है ये तो मेरी इनकम है। भले मुझे अप्रैल में पैसा मिले, बट मेरा फरवरी में ये इनकम जनरेट हुआ है, तो मैं एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन कैश बेसिस में क्या होता है? रिकॉग्नाइज इनकम, रिकॉर्ड करो इनकम ओनली व्हेन कैश इज रिसीव। जब पैसा मिलेगा तब इनकम रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस। हम ये नहीं फॉलो करते बैंकिंग कंपनी, हम क्या फॉलो करेंगे? एक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखो इसमें बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने जो आज ही कवर कर दूंगा। एक बार आपके बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गए तो करना क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देनी है, वो बड़ी इजी है। आज उसका फॉर्मेट भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे क्या बोला? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ध्यान से समझना क्या बोला इसे, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। व्हेन अ बैंक डिस्काउंट अ बिल, आज मैंने बिल डिस्काउंट कराया, इट मीन्स द कस्टमर इन एडवांस। 10,000 का बिल था, बोलता 3 महीने के बाद ये मैच्योर्ड होगा, आप इसे डिस्काउंट करा दो, मैं उसे 9,500 दे रहा हूँ, 500 रुपया काट के। तो क्या बोला है? मैंने एडवांस में पैसा दे दिया ड्रॉवर को। द इनकम विच हैजंट बीन अर्न येट इज कंसिडर्ड एज फ्यूचर इनकम until this interest is recorded as a liability on the balance बैंक का बैलेंस शीट। देखो अभी क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का बिल था। जनवरी में मैंने 10,000 का बिल डिस्काउंट किया। इस बार थोड़ी अमाउंट बदल देता हूँ, मान लो हमने चार्ज किया 1,000 रुपये, तो हमने सामने वाले को, ड्रॉवर को, जो ड्रॉवर था बिल बनाया जिसने, उसको हमने कितना पे किया? अब ये तुम 10,000 भी मत सोचो, अब तुम ये 9,000 भी मत सोचो,
अब बैंक के हिसाब से इनकम कितनी है 1000, तुम 1000 के हिसाब से सोचना। अभी ये 1000 कितने महीने का है, सोच के बोलना। ये 1000 रुपए जो मैंने कमाया, कितना महीना वेट करने के बाद ये पैसा मिलेगा मुझे? 6 महीना। जनवरी में बिल बना, जो मैंने डिस्काउंट किया, मैच्योर कब होगा? जून में, बट बीच में ईयर एंडिंग आ गया। अगर मैं बैंक का एक मैनेजर हूँ, मुझे एक ऐसी आके बॉस पूछता है कि भाई ये 1000 रुपए की जो आपको अपने को इनकम हुई है, क्या इसी साल की है? तो मेरा जवाब क्या होगा? नहीं, मैं बोलूँगा इसमें से थोड़ा इसी साल का है और थोड़ा अगले साल का है। समझा? तो मैं क्या करूँगा, 1000 में से 3 महीने का मतलब 500 इस साल की इनकम दिखा दूंगा और रिमेनिंग 500 अगले साल। बट ये अगला साल तो आया ही नहीं है अभी तक, हम तो मार्च में ही हैं। तो ये अगले साल का इनकम मैं क्या करूँगा, पहले मैं दिखा दूंगा ये 1000 रुपये मेरा इनकम, उसमें से 500 साइड में हटा के उसे रिबेट दिखा दूंगा। और जब तक ये जून नहीं आ जाता है तब तक ये 500 रुपये जो रिमेनिंग है रिबेट, वो मेरी लायबिलिटी में दिखाई देगा, बैलेंस शीट में। समझा क्या नहीं समझा? आगे एग्जांपल लेने वाला हूँ इसके, मैं समझेगा तो भी और डिटेल। अभी फिलहाल बेसिक समझा इसका। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ अमाउंट चेंज करके। अब देखना, बताता हूँ, बताओ कैसे अमाउंट आएगी। मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने का बिल है। मैंने डिस्काउंट किया, 20,000 का बिल था जिसे मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ। मैंने 2,000 रुपये डिडक्ट किया, ठीक है। मैंने 18,000 रुपये पे किया। मेरी इनकम है बैंक की जो है 2,000 है। तो बताओ इस महीने में मैं इनकम कितनी दिखाऊंगा? और बाकी का 1,000 उसे रिबेट में डाल देंगे। इस साल की बात करो, अगले साल का क्यों बोल रहे हो तुम? इस साल क्या हो रहा है, आधा इनकम हो गई और आधा रिबेट में डाल दूंगा उसको। मैं जो भी इंटरेस्ट कमाया उसे रिबेट में डाल देंगे, ठीक है। इसको ये लोग ऐसे, जो आने वाले ड्यूरेशन का जितने मंथ्स का इंटरेस्ट है उसे हम लोग इस साल लायबिलिटी में दिखाएंगे और अगले साल जब ड्रॉवी पैसा हमें दे देगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन वाला दे रहा हूँ हिसाब किताब। कैलकुलेटर तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का बिल था। मैंने 10,000 रुपये का बिल डिस्काउंट किया। मैंने 1,000 रुपये चार्ज किए, जो भी डिस्काउंट चार्जेस, मैंने 9,000 पे किया। मेरा सवाल ध्यान से सुनना, रिबेट में इस 1,000 रुपये में से रिबेट में कितना जाएगा? कितना? 500। ड्यूरेशन देख लो कितने महीने का है, 5 है। रिबेट में कौन सा वाला जाता है? ईयर एंड के बाद वाला। कितने मंथ से वो? आपका ये 1,000 रुपये कितने मंथ का था? 5 महीने का। तो इसमें से 2 महीने का फ्यूचर का, इनका आने वाले साल का कितना? तो आपके रिबेट में कितना चले जाएगा? समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? रिबेट समझा क्या होता है? इसमें प्रोविजन समझना है, इसमें रिबेट समझना है। तो सब एक एक चीज ऐसे ही हाँ हाँ मत कर देना, सच में बोलना। मैं 10 बार एग्जांपल बता दूंगा क्योंकि तुम्हारे लिए लाइफ में पहली बार है। तुमने से बैंक बाहर से देखा, अंदर जाके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है, इससे ज़्यादा तुम्हें बैंक का पता नहीं है। तो बैंक के बेसिक चीज़ें तुम अब सीखने जा रहे हो। तो चलो, रिबेट किसको बोलते हैं समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बिल डिस्काउंट कराता हूँ, ठीक है, तो सामने जो ड्रॉवर है मिस्टर ए, वो आया मेरे पास, मैं बैंक हूँ और हम एज अ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे। मिस्टर ए आया मेरे पास 10,000 रुपये का बिल लेके और वो डिस्काउंट करा रहा है। मैंने 1,000 रुपये चार्ज कर लिया उसे, डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब बैंक के पास डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया? बिल, जिसे हमने डिस्काउंट किया। तो हमारे पास आया 10,000 रुपये का बिल। मैंने पैसा कितना दिया? 1,000 रुपये काट के। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास टू कैश 9,000 गया। और जो 1,000 रुपया मुझे कमाई हो रही है वो हो गया मेरा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री, ये एंट्री है समझनी है आप लोग को, 3 4 मैक्सिमम 4 एंट्री समझनी है। एक समझ गया? जब आप बिल डिस्काउंट कराओगे तो आपके पास क्या आ रहा है? बिल। तो एंट्री क्या बनेगी? बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। आप पैसा दोगे तो टू कैश, और उसके बाद में जो आपको फायदा हुआ, फायदा इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। क्लियर है? यहाँ पे आगे चल के ये एंट्रियाँ
मैं पूछने वाला हूँ, तुमसे जनरेट करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए एक वैल्यू लिख भी देता हूँ कि भाई 10,000 का बिल है, हमने 9,000 पे किया, 1,000 रुपये डिस्काउंट चार्ज कर लिया। आगे बोल रहे सेकेंड सिनेरियो, इफ द बिल इज गोइंग टू मैच्योर इन द नेक्स्ट ईयर, जो अभी ऊपर एग्जांपल दिए थे, then there will be some unexpired period and the interest will be considered as rebate on bill discounted. जो रिमेनिंग पीरियड है ईयर एंड के बाद का, उसे हम कहेंगे क्या, अनएक्सपायर्ड पीरियड। वो जो पीरियड है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, हमारा साल खत्म हो गया, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने का तारीख आ गया 31 मार्च, बट मेच्योरिटी का डेट नहीं आया है, उसको अभी सभी समय बाकी है। मतलब जनवरी में मैंने बिल डिस्काउंट किया, फरवरी मार्च हो गया, मेरा ईयर एंड हो गया है, बट ये मैच्योर होने वाला है अप्रैल के बाद मई में। तो ये जो 2 मंथ है इसे क्या कहेंगे, अनएक्सपायर्ड पीरियड, ठीक है। और इस दौरान का जो इंटरेस्ट होगा उसे उठा के हम कहाँ डाल देंगे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। समझा। अगर मान लो ये 1,000 रुपये है इंटरेस्ट, मैंने डिस्काउंट कराया, ठीक है, बिल डिस्काउंट किया, ये अगर 5 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब ये 1,000 रुपये 5 महीने का है, तो 2 महीने का अनएक्सपायर्ड पीरियड का कितना हुआ, कैलकुलेट करो, 400। तो मैं 400 को उठा के लिख दूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट, कितना, 400। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है कि नहीं। पहले देखो, ये समझ लो, पहले मैंने पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, दैट इज इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट ही बोल रहा हूँ ना। मैंने पहले पूरा इंटरेस्ट जो था मैंने चार्ज किया सामने वाले ड्रॉवर को, तो वो 1,000 रुपये का, इसमें से उठा के 400 कहाँ डाल दिया, रिबेट में। क्यों, क्योंकि ये आने वाले टाइम का। क्लियर है यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। The rebate on bill discounted will be shown on the liability side of the, इस साल जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा ये 400 को लायबिलिटी साइड में दिखा दूंगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेता हूँ, बिल डिस्काउंटेड in January 2024 for 5 months और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट चार्ज ₹6,000। हमने कितना चार्ज किया, डिस्काउंट 6,000। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना। तो ये जो है 6,000, ये कितने मंथ्स का है, बराबर। अनएक्सपायर्ड पीरियड कितने महीने, 2। कैसे पता चला, बिल हमने डिस्काउंट किया था जनवरी में और बिल का मैच्योरिटी पीरियड 5 मंथ्स है, तो ये ड्यूरेशन क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। ईयर एंड आ गया मार्च के बाद, तो कितने मंथ्स का अनएक्सपायर्ड पीरियड है, 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का अमाउंट कितना, 2,400 हो गया मेरा रिबेट की अमाउंट, और अनएक्सपायर्ड पीरियड है 2 मंथ्स। समझा, समझा, ये क्लियर है। क्या डेट मैटर कर, 5 मंथ बोल दिया ना, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 5 महीने तब होगा जब मई खत्म होगा। ये बेसिक क्लियर है, क्योंकि आगे एंट्री आएगी। अब देखो, इस साल मुझे इंटरेस्ट टोटल कितना मिला, ये एग्जांपल के हिसाब से 6,000। अनएक्सपायर्ड पीरियड का मैंने हटा दिया 2,400, और उसकी एंट्री क्या पास होगी,
अगर मैंने डिस्काउंट, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिखाया था कि मैंने डिस्काउंट किया तो एंट्री क्या है, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू कैश टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। 2400 इस एग्जांपल के हिसाब से अगर मेरे 2400 अनएक्सपायर्ड पीरियड का है तो मेरी एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिबेट। जो इंटरेस्ट मैंने पहली एंट्री में क्रेडिट किया है उसे डेबिट करके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिबेट में, ठीक है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। अब मैं ये एग्जांपल लेने जा रहा हूँ और ये एंट्री पास होगी, तुम मुझे बताओगे एंट्री क्या पास होगी, और फिर हम ये अमाउंट उठा के ट्रांसफर कर देंगे रिबेट में। तो तब मैं बताऊंगा अगले साल क्या करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बिल डिस्काउंट किया मैंने, बिल डिस्काउंट और डिस्काउंटिंग चार्जेस है हमारे 6,000 और इसमें से अनएक्सपायर्ड पीरियड है 2,400, ठीक है। तो बताओ मैंने बिल डिस्काउंट किया उस वक्त पे मैंने कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज किया है, 6,000। तो मैं बिल डिस्काउंट करूँगा तो एंट्री बोलो क्या आएगी, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू कैश और टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। अब मुझे बिल कितने का था वो नहीं पता, कैश कितना दिया वो नहीं पता, बस मुझे पता क्या है, तो ये क्वेश्चन मार्क रखते हैं, ठीक है। अब इस 6,000 में से अगले साल का कितना है 2,400, तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। समझा कितना, ये समझा। अब मैं आता हूँ अगले साल में। अगले साल में अब ये इनकम मैंने यहाँ पे क्यों रिबेट में डाली, क्योंकि ये इस साल की इनकम है नहीं, ये कब की इनकम है, अगले साल की। तो अगले साल में इसे इनकम दिखा दो तो इसकी इनकम एंट्री क्या आएगी, उल्टी एंट्री, रिबेट ऑफ, रिबेट ऑन है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, कितना 2,400। समझा कि नहीं समझा अभी। तो इस साल मैंने क्या किया, मुझे अभी तुम मुझे बताओ ये एंट्री किस चीज़ की थी, बिल डिस्काउंट कराया। तो मुझे बताओ ये किस चीज़ की एंट्री थी, मतलब आने वाले साल का। तो इस वजह से मैंने इसे क्रेडिट, इंटरेस्ट जो कमाया था क्रेडिट में उसे डेबिट कर दिया 2,400 को। फिर अगले साल ये हमारी इनकम बन गई, अगले साल ये इनकम बन गई, तो एंट्री क्या आ जाएगी, रिबेट को उठा के डाल दिया कहाँ पे, इंटरेस्ट में। यहाँ से डेबिट कर दिया था, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अब ये सेकेंड ईयर की इनकम। समझा कि नहीं समझा, ठीक है। चलो इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब पहला साल हो गया जिसमें मैंने रिबेट दिखाया था। इन द नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या करूंगा, द रिबेट विल बी कंसीडर एज इनकम ऑन द ओपनिंग डेट इटसेल्फ। तो मैंने एंट्री उल्टा पास करके क्या किया था, रिबेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सेकेंड ईयर में एंट्री पास किया, रिबेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये समझा अभी। चलो अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने सॉल्व करके दिया है एग्जाम्पल, क्योंकि अगला सब मैं तुमको सॉल्व करवाऊंगा। ये एक सिनेरियो है। बोलते हमारा ओपनिंग में रिबेट पड़ा है 18,000, पहले तो इसे इनकम बनाना पड़ेगा ओपनिंग। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इस साल का कितना था, 1,90,000, बट इसके अंदर 1,90,000 में क्लोजिंग रिबेट है 22,000, मतलब और अनएक्सपायर्ड पीरियड का। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम फॉर द ईयर ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज। तो मैं एंट्री सबसे पहले क्या पास करूंगा, जो पिछले साल का था उसे इनकम बनाओ। एंट्री क्या आ जाएगी, रिबेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये 18,000। समझा कि नहीं समझा। मैं तुम्हें ये वर्किंग नोट अभी नहीं बताया, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्लोजिंग था, तो ये इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग।
तो सबसे पहले तो हमने ये रिबेट को उठा के कहाँ डाल दिया, इंटरेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी यही कर रहा हूँ, ओपनिंग में डेटा मालूम पड़ गया है 18,000, इसकी एंट्री क्या पास करूंगा, रिबेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 18, डन। उसके बाद आपने इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने डिस्काउंट किया बिल, इंटरेस्ट बिल डिस्काउंटेड टू कैश टू इंटरेस्ट 1,90,000। इस 1,90,000 में आपका क्लोजिंग कितना है 22,000, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे बताओ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट, तो हमने थर्ड एंट्री पास कर दी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट 22,000 बराबर। इसका एंट्री पास किया, इसका एंट्री पास किया, क्या किया कि भाई ये इस साल की इनकम बना दी, रिबेट से उठा के इंटरेस्ट में डाल दिया। ये बिल डिस्काउंट कराया तो इतना इंटरेस्ट चार्ज किया, तो मैंने बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री पास कर दी, उसमें दिखा दिया इंटरेस्ट 190। और ये अनएक्सपायर्ड पीरियड का है, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट से उठा के रिबेट में डाल दो, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा क्या था, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम फॉर द ईयर, इस साल क्या कमाया। तो भाई एक तो ये 18,000 इस साल की इनकम, क्या इस साल ये पूरा 1,90,000 नहीं, क्योंकि इसमें से अनएक्सपायर्ड पीरियड का निकालना पड़ेगा। तो मैंने देखो 1,90,000 में 22 निकाल दिया, तो कितना बन गया 1,68,000। तो इस साल 18,000 कमाया प्लस 1,68,000 कमाया, ये दोनों मिला के 186 हुआ। ये 186 को उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, ये हमारी कमाई हो गई। आपको भी यही पास करना है, दो तरह से आएगा, एक तो ये पूछेंगे रिबेट इंटरेस्ट के बारे में, और दूसरा फाइनल अकाउंट बनाने बोलेंगे पूरा। तो फाइनल अकाउंट में तो आपको फॉर्मेट पूरा बाहर करना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन फिर उसके हिसाब से आपको डेटा फिल करके क्लियर करना, बस फॉर्मेट याद होना ज़रूरी है। ये इसका एक और एग्जांपल दूंगा मैं, और तुमसे अभी एंट्री पूछूंगा। उसके पहले देखो एक नया चीज़ आ गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोलते हैं टोटल इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आपका 2025 का है 2,48,000। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग अनमैच्योर्ड बिल्स ड्यूरिंग द ईयर, और आपका ओपनिंग रिबेट दे दिया है 31,000। पिछले सम जैसा ही है, पिछले सम में मैंने क्या दिया था, ओपनिंग, फिर क्या दिया था, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ईयर में, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्लोजिंग दे दिया था, ठीक है। आपको ओपनिंग कितना दिया ये सम में बताओ, 31,000। इंटरेस्ट डिविडेंड इस साल कितना चार्ज किया, 2,48,000, बट क्लोजिंग नहीं पता है, क्लोजिंग नहीं पता है, वो हमने ढूंढना है। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया जाएगा, अनमैच्योर्ड की जो है ये हमारा क्लोजिंग है, ये अनएक्सपायर्ड पीरियड का है। बोलते हैं आपका ईयर एंडिंग 31 मार्च 25, 3 बिल है हमारे पास जो मैच्योर्ड होंगे मई जून जुलाई में, जिसकी अमाउंट है 2,00,000, 1,40,000, 1,80,000, और तीनों पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन में दी गई है। हमें ढूंढना क्या है, कितना दिन हो गया ईयर एंड से, कितना दिन है जो हमारा ये मैच्योरिटी पीरियड आएगा, पहले वो फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद में उतना मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। अब देखो ईयर एंड हुआ मार्च, और ये मैच्योर कब हो रहा है 15 मई, तो मार्च का पूरा, सॉरी मार्च नहीं, अप्रैल का पूरा 30 दिन, और ये मई 15 है, और मई के 15 दिन, टोटल कितने हुए, ये आ गया 45 डेज। सेकेंड केस, ये भी अप्रैल से शुरू होगा नया साल, अप्रैल के 30 दिन, ये जून में जा रहा है सीधा, तो मई के 31 डेज और जून के 7 डेज, कितना हुआ 68 डेज। थर्ड केस, अप्रैल के 30 दिन, मई जून, ये जुलाई तक जा रहा है ना, तो जुलाई के 8 दिन, मई के 31 डेज, जून के 30 डेज, और यहाँ 8 डेज, कितना हो गया 90, ये 99 डेज, ठीक है। अब इनके ऊपर 16%, 14%, 15% कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट देखो कैसे होगा, 2 लाख के ऊपर 16%
इंटू 45 डिवाइड बाई 365 करो, आराम से करो। 2 लाख उसके ऊपर 16% इंटू 45 डेज आउट ऑफ 365 डेज, कितना आ रहा है? राउंड ऑफ करके बताओ। 3945। सेकेंड केस फाइंड आउट करते हैं। 1,40,000 के ऊपर 14% फॉर 68 डेज, मतलब इंटू 68 डेज आउट ऑफ 365 डेज, डिवाइड बाय 365, कितना? 3652। डन। लास्ट 1,80,000 का 15% 99 डेज आउट ऑफ 365 डेज, 7,323। ये तीनों का टोटल कर दो, ये हमारे अनएक्सपायर्ड पीरियड का अमाउंट है। 7 3 10 13 14,920। डन। देखो अब आपके पास ओपनिंग है, इस साल कितना डिस्काउंट किया वो है, और क्लोजिंग है, पिछला सम किया था। तो मुझे बताओ सबसे पहले ओपनिंग के लिए एंट्री क्या पास करूंगा इस साल में? रिबेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये आ गया हमारा एंट्री। रिबेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना? डन। आपने डिस्काउंट कितना किया है? टोटल डिस्काउंट कितना चार्ज किया है? 2,48,000। मतलब डिस्काउंट करेंगे तो एंट्री क्या थी? बिल डिस्काउंट डेबिट टू कैश। मुझे इसमें किसका अमाउंट पता है? मुझे इसमें अमाउंट किसका पता है? सिर्फ इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट की अमाउंट 248, तो ये रहा हमारी एंट्री। बिल डिस्काउंटेड डेबिट टू कैश टू इंटरेस्ट 2,48,000। डन। चलो क्लोजिंग के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? क्लोजिंग के लिए एंट्री क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट, कितना? 14,920। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट 14,920। ठीक है। अब मुझे बताओ आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट जाएगा? ये लो तुम्हारे सामने, प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट जाएगी? एक तो इस साल ओपनिंग वाला 31,000 तो पक्का जाएगा, 264,080। तुम लोग एक तो 31,000 जाने वाला है, ये इंटरेस्ट कमाया, बट ये इंटरेस्ट कमाया नहीं है, ये तो चार्ज किया है। इसमें से अनएक्सपायर्ड पीरियड का कितना है ये हटा दो, बराबर। तो 2,48,000 के इंटरेस्ट में से 14,920 हटा दो, जो बचा उसमें इस साल का जो ओपनिंग था वो भी जोड़ दो। तो इसमें शॉर्टकट क्या है? ओपनिंग प्लस आपका इंटरेस्ट कितना इस साल का चार्ज किया है माइनस क्लोजिंग, बराबर। तो ओपनिंग प्लस चार्ज कितना किया माइनस क्लोजिंग, कितना आया? ये कहाँ चले जाएगा? ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 2,080,000। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट मुझे रफ में बना के दो, एंट्रीज के साथ में, कुछ भी नहीं दिखाने वाला इंटरव्यू पे। ओपनिंग, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग, मतलब अनएक्सपायर्ड पीरियड। चलो बुक लो, बारात में आए हो, बुक में करना है। शाबाश। तो ये आ गया आपका 42,000, ये आ गया 1,68,000, और क्लोजिंग है आपका 28,000। इसकी एंट्री पास करनी है। तो अपने मन में सोच लो।
चलो क्विक 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 क्विक। विदेश उसको हेल्प करो जरा। हो गया? तीन पार्ट में सिखा दूंगा पूरा टॉपिक में, ये एक पार्ट अभी खत्म होने आया, फिर सेकंड पार्ट प्रोविजन देखेंगे, फिर हम लोग पूरा फुल फ्लेज बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। रेडी? कौन अंकल रे? हो गया? तो तुम लोग जीनियस हो। ये एंट्री बोलेगा और तुम लोग अपनी बुक में चेक करोगे, मैं पास करूंगा राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है? ओपनिंग की एंट्री बोलो अमाउंट के साथ। रिबेट मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। रिबेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 42,000। क्लियर है? राइट है? सेकंड एंट्री तुम बोलो। और इंटरेस्ट में अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,68,000। डन। चलो क्लोजिंग की एंट्री तुम बताओ। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट विच इज 28,000। डन। अब फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट को ट्रांसफर करना है। एंट्री मैं बोलता हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट। तुम बताओ कैसे? कैसे? अरे अच्छा तुम बोलो। हाँ बोलो। 1,68,000 में से 28 माइनस कर देंगे और जो ओपनिंग है 42 वो प्लस करेंगे, तो ये हमारे इस साल की कमाई हो गई। 1,82,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। समझा? अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब इसके रिगार्डिंग सम आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आ गया और उसकी एंट्री क्या पास करनी है वो भी समझ गए। कोई भी सम उठा लेना टेक्स्ट बुक से और बिंदास सॉल्व करना, राइट ही आएगा, ठीक है? अब आते हैं एनपीए। तुमने कभी सुना है एनपीए वर्ड? बैंक बोलती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये जो बैंकिंग इंश्योरेंस वाले बच्चे हैं ना, ये लोग ज़्यादा ये इन लोग को इस टॉपिक पे है। अच्छा मैं बताया था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब क्या। देखो मेरी बैंक है, मेरी बैंक ने 10 लोगों को लोन दिया है, जिसमें से कितने लोगों को लोन दिया है? 10। जिसमें 4 ऐसे लोग हैं सारे पैसा ही नहीं दे रहे। लोन लिया तो ईएमआई भरो ना, वो भर ही नहीं रहे। तो एक ड्यूरेशन के बाद आके दिस बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो कैसे कैटेगराइज कैसे करेंगे। जस्ट 3 महीना हो रहा है, ऐसे लोग हैं जो 3 महीना है इतना ही डिले करते हैं लेकिन भर देते हैं पैसा, तो इसे मैं कहूँगा स्टैंडर्ड एसेट। क्या बोलूँगा? देखो बैंक ने अगर लोन दिया है, पैसा लेना है, तो बैंक के लिए तो वो एसेट ही है ना। मिस्टर ए को लोन दिया, वो पैसा लेना, तो मिस्टर ए से पैसा आने वाला वो एसेट है। मिस्टर ए 3 महीने से ज़्यादा डिले नहीं करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भर देता है पैसा, तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एसेट। एक बार अगर 3 महीने के बियॉन्ड कोई लेट करता है लोन का पैसा देने को, तो वो कैटेगरी हो जाती है सीधा एनपीए। सीधा एनपीए। तो देखो अगर तो सिर्फ 3 महीने का डिले, उसके अंदर ही पैसा मिल जाता है, तो इसे मैं क्या कहूँगा? स्टैंडर्ड एसेट। क्या कहूँगा? या तो परफॉर्मिंग एसेट, जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ऐसे कस्टमर। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो 3 महीने तो डिले कर रहा है, उसके बाद 1 साल पूरा 12 महीने, टोटल पता कितना हुआ? 15 महीने, 3 महीने का डिले कर रहा, उसके बाद अगर ऐसा कोई बंदा है जिसको हमने लोन दिया है, वो अगर और 12 महीने तक, मतलब टोटल मिला के 15 महीने तक डिले करता है,
तो उसे हम कहेंगे सब स्टैंडर्ड एनपीए। ये क्या था? स्टैंडर्ड पीए, स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग एसेट। बस 3 महीने के ही स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं, उसके बाद सब एनपीए हो जाता है। लेकिन ये ड्यूरेशन 15 महीने की ड्यूरेशन वाले को हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड एनपीए। फिर इसके बाद वाली कैटेगरी वाले लोग, बैंक एक कैटेगरी बनाती है कि जो लोग ये ड्यूरेशन खत्म होने के बाद, 15 महीने खत्म होने के बाद 0 to 1 ईयर्स तक डिले किया है, तो वो एनपीए तो है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन क्या बोलेंगे? 0 to 1 ईयर वाला एनपीए है, तो डिफॉल्ट, डाउटफुल है, डिफॉल्ट है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लोन नहीं पे कर रहे, लेकिन 3 साल से कम है, तो ये भी डिफॉल्ट है, एनपीए डाउटफुल है, ये भी पैसा मिलना, ये डुबाएगा। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 3 साल से ज़्यादा हमारा पैसा रोके रखे, पे नहीं कर रहे, तो ये भी एनपीए है, डाउटफुल है, बट इसको कहेंगे 3 इयर्स मोर। तो कितनी कैटेगरी हो गई? 4। एक हो गई परफॉर्मिंग एसेट, जैसे दैट इज स्टैंडर्ड, ठीक है। कितना ड्यूरेशन है? 0 to 3 मंथ, ऐसे बोला करो। कितना? अच्छा, उसके बाद सब स्टैंडर्ड, क्या ड्यूरेशन आएगा? 3 मंथ्स के बाद पूरे 12 महीने, मतलब कुल मिला के कितने हो गए? 15 मंथ। तो ये हो गए सब स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद डिफॉल्ट की एनपीए की 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी 0 to 1, दूसरी कैटेगरी 1 to 3 इयर्स, और तीसरी कैटेगरी आफ्टर दैट मोर देन 3 इयर्स के बाद ये बन जाता है आफ्टर दैट लॉस एसेट। इसने बैंक का पैसा डुबा दिया, जैसे वो भाग जाते ना पैसा लेके, ये ऐसा, हाँ जो भी हो लोग, तो इन्होंने पैसा डुबा दिया। समझा? तो तुम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो अभी, क्लियर? मैंने क्यों बताया ये? क्योंकि हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। बैंक को पता है डूबेगा पैसा, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, बचाने के लिए बैंक क्या करती है? कितना पैसा डूब सकता है उतना पैसा साइड में रख के एलोकेट करती है, अपने फंड्स में रखती है, क्योंकि मुझे मालूम है डूब सकता है। तो हम समझने जा रहे हैं प्रोविजन क्यों क्रिएट करना है। अभी मैंने क्या सिखाया? पहला आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया, इस साल का इंटरेस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग सब बता दिया। अब ये आएगा प्रोविजन कैसे क्रिएट होगा। तो क्या लिखा था? पर्पस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन इज फॉर द बैंक टू सेफगार्ड इट्स फाइनेंशियल हेल्थ एंड सेट असाइड फंड्स टू कवर पोटेंशियल फ्यूचर लॉस। जो लॉस होने वाला है आप अपने प्रॉफिट में से उतना साइड में करो, क्योंकि वो पैसा डूबने वाला है। तो कितना प्रोविजन क्रिएट करना ये आपको क्वेश्चन नहीं बोलेगा। कितना प्रोविजन क्रिएट करना है क्वेश्चन नहीं बोलेगा। आपको एनालाइज करना है ड्यूरेशन कौन सा है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, 0 to 1 ईयर, 0 to 3 ईयर्स या मोर देन 3 ईयर। ये पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, और उसके बाद कितना % प्रोविजन चार्ज करना है ये भी आप याद रखोगे। तो किस तरह से चार्ज होगा ये बता रहा हूँ। प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर एनपीए, कितना % प्रोविजन है ये मैं समझाने के बाद पूछूंगा अभी, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट मतलब क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। 0 to 3 मंथ्स वाले, ठीक है। तो ये तो 0 to 3 मंथ्स वाले ये क्या ही भाग जाएंगे, रेगुलर भर तो रहे, लेकिन डूबने की आशंका तो फिर भी होगी। तो क्या कहते हैं कि पहले देख लो भाई, नॉर्मल कंपनी को दिया था कि किसी एग्रीकल्चर या एसएमई सेक्टर को दिया, ये तुम याद मत रखना, मतलब कैलकुलेशन के वक्त याद मत रखना, एमसीक्यू में याद रखना। हम क्या याद रखेंगे? सिर्फ 40%। हम क्या याद रखेंगे? ये एसएमई और एग्रीकल्चर हट के पूछा है एमसीक्यू में, तो तुमको याद आना चाहिए 25%, सॉरी 0.25%, ठीक है। ये 0.40%। तो चलो, अगर सब स्टैंडर्ड है, मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये सब स्टैंडर्ड एसेट है, स्टैंडर्ड एसेट है, तो मैं जितनी भी अमाउंट है उसके ऊपर 0.4% प्रोविजन क्रिएट करूंगा और बता दूंगा कितना हमारा प्रोविजन की अमाउंट है। ये कौन सा है सब स्टैंडर्ड? ड्यूरेशन बताओ। 3 मंथ्स बीतने के बाद अगले 12 महीने, ये ड्यूरेशन का अगर सब स्टैंडर्ड वाला एसेट है तो आप कितना % प्रोविजन क्रिएट करोगे? 15%, ठीक है। अब आपको सिक्योर्ड याद रखना है, अनसिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें याद रखने के लिए कुछ है ही नहीं। कितना % है हर जगह? समझा?
हम अनसिक्योर्ड याद नहीं है तो मालूम है 100% कोई भी टेन्योर वाला हो। अगर आप 0 to 1 ईयर की कैटेगरी में आते हो, क्वेश्चन में देखना ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 0 to 1 ईयर तो 25% हम प्रोविजन चार्ज करेंगे, और अगर 1 to 3 ईयर्स में आ रहा है तो 40% प्रोविजन चार्ज करेंगे, और अगर 3 ईयर से ज़्यादा है तो 100% प्रोविजन चार्ज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब एक तो स्टैंडर्ड हो गया, एक हो गया सब स्टैंडर्ड, एक हो गया 0 to 1 ईयर, फिर आएगा 0 to 1 to 3 ईयर्स, और एक आएगा ग्रेटर देन 3 ईयर्स। मुझे बताओ स्टैंडर्ड एसेट रहेगा तो कितना परसेंट प्रोविजन चार्ज करेंगे? 0.40%। और अगर सब स्टैंडर्ड होगा तो कितना परसेंट? 15% प्रोविजन चार्ज कर क्रिएट करेंगे। 0 to 1 ईयर 25% प्रोविजन क्रिएट करेंगे। 1 to 3 ईयर्स 40% प्रोविजन क्रिएट करेंगे, और अगर 3 ईयर से ज़्यादा है तो 100% चार्ज करेंगे, क्रिएट करेंगे प्रोविजन। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड हुआ तो 0 to 1 ईयर 100%, 100%। डन, समझाइए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर और एसएमई सेक्टर का कितना बताया था? बस याद रखना है, बाकी जो मैंने पहले लिखा था वही हम लोग कंडीशन से सॉल्व करेंगे। समझा? देखो तुम थोड़ा एडवांस लेवल की पढ़ाई पढ़ सीखते हो तो तुम्हें ये सब बेसिक्स अपने दिमाग में बिठाने होंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा, प्रोविजंस किस तरह से क्रिएट होगा वो देख लिया। अब ये डीजीसी पहले बताऊं, क्वेश्चन लेना है पहले। ठीक है, चलो प्रोविजन याद है एक बार मुझे, जिससे पूछूंगा वो बताना। ठीक है, तुम बताओ मुझे, स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड होगा एसेट तो कितना परसेंट प्रोविजन? 0.40%। तो मुझे बताओ सब स्टैंडर्ड रहेगा तो 15%। 0 to 1 ईयर कौन बोला बीच में? 25%। 1 to 3 ईयर्स 40%। 3 ईयर्स एंड मोर, हंसने आ रहा है ना 100%। हालांकि जब याद नहीं आएगा ना तब पता चलेगा, अरे क्या था परसेंटेज, भूल गए, अभी आएगा, समझूंगा ना। उससे पहले एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो पहला कॉन्सेप्ट कौन सा कवर किया हमने? इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो इंटरेस्ट किस तरह से एंट्री पास करते हैं। ठीक है, फिर हमने सेकंड कैटेगरी प्रोविजन देख रहे हैं। प्रोविजन में लास्ट पार्ट DICGC और ECGC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गारंटी देते हैं लोन पे कि भाई हम गारंटी लेते हैं तो इसको सिक्योर्ड पार्ट मान के चलना, नहीं हो तो हम पे कर देंगे, ऐसे बैंक को गारंटी देते हैं। DICGC का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और ECGC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। गारंटी देने का काम है इनका। ठीक है, देखो क्या लिखा, provisions when DICGC and ECGC coverage is there on advances, मतलब जो हमने लोन्स एंड एडवांसेस दिए लोगों को। अगर DICGC और ECGC का कवरेज है then first we have to deduct the realizable value of the securities held from the outstanding balance। अगर ECGC का कवरेज है ना, और इस बंदे ने मुझसे मेरी बैंक से 10 लाख का लोन लिया, तो अगर 10 लाख का लोन लिया तो ऑब्वियसली कोई गारंटी दिया होगा, तो 10 लाख में से वो जो गारंटी के तौर पे इसने ज्वेलरी रखा है, मान लो ज्वेलरी रखा है, तो ज्वेलरी का अभी का रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? मान लो 6 लाख है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 6 लाख हटा दूंगा। अब जो भी बात होगी 4 लाख पे होगी, अब जो भी बात होगी 4 लाख पे होगी, क्योंकि 10 में से 6 तो रिकवर हो ही रहा है ना बैंक का।
अब ECGC घुसेगा बीच में। कैसे? When we have to deduct the ECGC coverage from the net figure, which will give us a unsecured portion. देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कितना आपका लोन है वो लिख लो, फिर उसके बाद में रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज आपने गारंटी के तौर पे क्या रखा था उसका आज का वैल्यू ढूंढो, 6 लाख, बचा कितना, 4 लाख। मान लो ECGC गारंटी दे रहा है कि 50% का ही मैं गारंटी उठाऊंगा, तो 10 लाख का 50 नहीं, ये जो बचा ना 4 लाख इसका 50, तो कितनी गारंटी हुई, 2 लाख। तो बचा कितना, ये हो गया अनसिक्योर्ड। ये क्या हो गया, ये तो सिक्योर्ड ही है ना। अब ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना होगा। मैंने दिखाया था सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ये था आपका सिक्योर्ड पार्ट, बराबर। और अनसिक्योर्ड 100% है तीनों में। इस वजह से तुमको ये प्रोविजंस के रेट समझा है। तो अब देखो, और आगे बोल दिया ऑन द बैलेंस अमाउंट वी हैव टू मेक प्रोविजन एज मेंशन अबाउट। देखो, मान लो मैं ये अमाउंट लेता हूँ यहाँ पे, मान लो क्या बनना है, वो सीखना है काम। चलो, मान लो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मतलब मैंने लोन दिया हुआ है 5 लाख का, ठीक है, और जो सामने वाले ने एसेट गिरवी रखा था वो है 2 लाख का, तो ये हो गया 2 लाख सिक्योर्ड। देखो, पूरे कैलकुलेशन में दो ही चीज़ें चाहिए मुझे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड तो हमें पता है, क्वेश्चन दे देगा, अनसिक्योर्ड हमें ढूंढना है। तो सिक्योर्ड मिल गया, 2 लाख हटा दिया तो बचा कितना, 3 लाख, बराबर। मान लो ECGC का कवरेज है 50%, तो 3 लाख में से 50% 1.5 लाख गया, तो बचा कितना, मिल गया तुमको अनसिक्योर्ड पोर्शन। देखो, एक मिल गया मुझे सिक्योर्ड, एक मिल गया मुझे अनसिक्योर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन तो नहीं दिया, तो मैं अनसिक्योर्ड पोर्शन मतलब 1.5 लाख के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करूंगा। वो तो 100% है, जो भी अभी तक ईयर दिया नहीं है ना, ठीक है। और दूसरा सिक्योर्ड पर्सन है 2 लाख, इसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करूंगा। समझा कि नहीं समझा? समझा? देखते हैं कितना समझा। ये लो आपके सामने क्वेश्चन है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, हमने जो लोन दिया वो कितने का है, 4 लाख। ECGC का कवरेज कितना है, 50%। लोन कितने का है, 4 लाख। ECGC का कवरेज कितना है, 50%। पीरियड ऑफ एडवांस रिमेन डाउटफुल कितने ड्यूरेशन का है, मोर देन 3 इयर्स, ठीक है। तो अगर मोर देन 3 इयर्स है तो फिर चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, हमारा 100% प्रोविजन क्रिएट होगा। और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, जो गिरवी रखा था वो कितने का है, 1,50,000। इसका रियलाइजेबल वैल्यू ये, ठीक है। तो अब देखो आउटस्टैंडिंग कितना है, बोलो। रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है जो सिक्योरिटीज हेल्ड है, 1,50,000। बचा कितना, 2,50,000। ECGC का कवरेज कितना है, 50%, मतलब 1,25,000। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना आया, 1,25,000। तो मैं अनसिक्योर्ड पोर्शन मतलब 1,25,000 के ऊपर 100% प्रोविजन क्रिएट करूंगा, तो ये आ जाएगा 1,25,000। और जो सिक्योर्ड पोर्शन है वो ऊपर है 1,50,000। अब ये ड्यूरेशन ग्रेटर देन 3 इयर्स है ना, इस वजह से 100% चार्ज कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 3 इयर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख का 100% 1,50,000। तो मैंने टोटल प्रोविजन कितना क्रिएट किया, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 2,75,000। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रोविजन के बारे में। तुम लोग को कॉलेज में MCQ जो होगा ना इंटरनल के, वो MCQ या जो तुम्हारे इंटरनल एग्जाम होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, याद रखना।
देखो, पढ़ाया नहीं पढ़ाया हमारे सिलेबस में है, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के कुछ अच्छा प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे तो काम आएगा। चलो, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर ये ड्यूरेशन, सोच के जवाब देना, घाई गड़बड़ नहीं करना। अगर ये ड्यूरेशन 0 to 1 ईयर होता, अगर ये ड्यूरेशन, जिसे पूछूंगा सवाल वही देना जवाब, अगर ये ड्यूरेशन 0 to 1 ईयर होता, तो मैं सिक्योर्ड पोर्शन पे कितना प्रोविजन क्रिएट करता, कितना परसेंट प्रोविजन क्रिएट करता? कितना? गलत। 0 to 1 ईयर 25। मुझे कुछ देखो, धीरे कितना बोलता है, 25%। तो यस, 0 to 1 ईयर है, तो इस पे 20। और ये अनसिक्योर्ड पे, ठीक है, मान लो मान लो मान लो मान लो ये 1 to 3 ईयर होता, 1 to 3 ईयर, तो सिक्योर्ड पोर्शन पे कितना परसेंट कार्ड? 40। और अनसिक्योर्ड पे 100। समझा? इस तरह से तुमको ये भी कैलकुलेशन आएगा बैंकिंग के लिए। ये भी हो गया हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। अब चलते हैं जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे फुल फ्लेज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने के।